हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे और मौर्योत्तर काल के बारे में हमने जाना कि मौर्योत्तर काल 200 शताब्दी ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो कालखंड था उसे मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस कालखंड के दौरान अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिनमें से हमने कल एक राजवंश के बारे में पढ़ा और वो था दोस्तों शुंग। अब शुंग के बाद दोस्तों और राजवंशों के बारे में हम चर्चा करें तो अगला राजवंश है कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व जो देवभूति था उस देवभूति के मंत्री वासुदेव कण्व ने उस देवभूति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद कण्व वंश की स्थापना की। कब दोस्तों? 73 ईस्वी में। तो 73 ईसा पूर्व देवभूति जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था उसके मंत्री वासुदेव कण्व द्वारा उसकी हत्या कर 73 ईसा पूर्व कण्व वंश की स्थापना की गई। दोस्तों, कण्व वंश के बारे में हम बात करें, कण्व वंश में मुख्यतः 4 शासक हुए हैं। कितने दोस्तों? 4 शासक हुए हैं और लगभग 30 से 35 वर्ष के अंतराल तक केवल कण्व वंश का शासन रहा मगध पर। किस पर? मगध पर। कब से कब तक? 30 से 35 वर्ष तक। इनमें हम शासकों के बारे में बात करें दोस्तों तो सबसे पहला शासक जिसने कण्व वंश की स्थापना की वो था वासुदेव। वासुदेव के बाद में हम बात करें भूमिपुत्र, और भूमिपुत्र के बाद नारायण, और जो कण्व वंश का अंतिम शासक था वो सुशर्मा था। कौन था दोस्तों? सुशर्मा था। तो कण्व वंश का इतिहास हमें इतना सा देखने को मिलता है। इससे संबंधित और ज्यादा जो कंटेंट है वो दोस्तों वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है कण्व वंश की स्थापना किसने की, दूसरा कण्व वंश की स्थापना करने वाला शासक वासुदेव, ठीक है, कण्व, और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों, ये 2 पॉइंट ही एक इसके जो महत्वपूर्ण पहलू है उनमें गिने जाते हैं। अब बात करें इसके बाद का जो नेक्स्ट वंश है उसके बारे में, सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 27 ईसा पूर्व। कब दोस्तों? लगभग 27 ईसा पूर्व सुशर्मा के मंत्री कौन? सुशर्मा के मंत्री सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। किसकी दोस्तों? सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले हम कण्व वंश के बारे में लेते हैं। कण्व वंश, कण्व वंश, तो कण्व वंश के बारे में देखो, इसकी स्थापना 73 ईसा पूर्व वासुदेव कण्व द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? वासुदेव कण्व द्वारा। लिखो वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का मंत्री था। कौन था? देवभूति का मंत्री था जिसने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। किसकी दोस्तों? कण्व वंश की स्थापना की। बात करें दोस्तों जो कण्व वंश है, मैंने बताया कण्व वंश में 4 शासक हुए हैं। कौन कौन से? बात करें वासुदेव कण्व, दूसरे के बारे में बात करें तो वह है भूमिपुत्र, और तीसरे के बारे में बात करें वह दोस्तों देवनारायण। कौन दोस्तों? देवनारायण। और जो चौथा है दोस्तों वो है सुशर्मा। आगे लिखिए दोस्तों, सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों ये जानकारी है कण्व वंश के बारे में। अब कण्व वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, इसकी हत्या कर इसके मंत्री सिमुक ने 27 ईसा पूर्व सातवाहन वंश की स्थापना की। किसकी दोस्तों? सातवाहन वंश की स्थापना की। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सातवाहन वंश पढ़ेंगे। अब दोस्तों जो कण्व वंश है, कण्व वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मा, उस सुशर्मा की हत्या कर 27 ईसा पूर्व सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो लिख लो सातवाहन वंश। कौन सा दोस्तों? सातवाहन वंश। और स्थापना की किसने? सिमुक ने कब की दोस्तों? 27 ईसा पूर्व। कब? 27 ईसा पूर्व सिमुक ने स्थापना की। दोस्तों सिमुक कण्व वंश के अंतिम शासक शासक सुशर्मा का मंत्री था।
जिसकी हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। किसकी दोस्तों? सातवाहन वंश की स्थापना की। दोस्तों ये सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश की जो जानकारी प्राप्त करने से संबंधित जो स्रोत हैं पहले हम उनको देखते हैं। ऐसे स्रोत जिनसे हमें आंध्र सातवाहन अर्थात जो सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो स्रोत कौन है? तो लिख लो, आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी के स्रोत तो कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है? सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, जो पूना से हमें एक नानाघाट अभिलेख प्राप्त हुआ है, उस नानाघाट अभिलेख से हमें जो सातवाहन वंश है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो नंबर 1, पूना से प्राप्त नानाघाट अभिलेख। कौन सा दोस्तों? नानाघाट अभिलेख। दूसरे अभिलेख के बारे में बात करें कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक से हमें 2 अभिलेख मिले हैं। क्या? जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था उसके नासिक से हमें 2 अभिलेख मिले हैं जिनसे सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो लिखो, गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 अभिलेख। कितने दोस्तों? 2 अभिलेख। तो कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहां से? नासिक से, जिनसे हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट सोर्स है दोस्तों, वशिष्ठपुत्र पुलवामी था। उस वशिष्ठपुत्र पुलवामी का नासिक से एक गुहालेख प्राप्त हुआ है जिससे भी हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो थर्ड है, वशिष्ठपुत्र पुलवामी का नासिक से प्राप्त गुहालेख। कौन सा दोस्तों? गुहालेख प्राप्त हुआ है किसका? वशिष्ठपुत्र पुलवामी का। कहां से? नासिक से, जिससे भी हमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो दोस्तों ये वशिष्ठपुत्र पुलवामी है, इसी का ही हमें कारले से एक गुहालेख प्राप्त हुआ है, उससे भी हमें सातवाहन वंश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4, वशिष्ठपुत्र पुलवामी का कारले से प्राप्त गुहालेख। कौन सा दोस्तों? जो कारले से प्राप्त गुहालेख था उससे भी हमें जो सातवाहन वंश है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे जो आंध्र सातवाहन वंश है, इस आंध्र सातवाहन वंश की उत्पत्ति से संबंधित अनेक इतिहासकारों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। कौन कौन इतिहासकार इसके बारे में क्या क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, जो सातवाहन वंश है इनकी उत्पत्ति से संबंधित व इनके मूल निवास से संबंधित सिद्धांत। देखो, सातवाहन वंश की उत्पत्ति व मूल निवास से संबंधित सिद्धांत। किससे संबंधित दोस्तों? जो मूल निवास इनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है उनके बारे में बात करें। सबसे पहले बात करें दोस्तों जो पुराण है, पुराणों में जो आंध्र सातवाहन वंश है इसे आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा है। क्या? आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा है इसमें पुराणों में। नंबर 1, पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा है। क्या कहा दोस्तों? आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा है। अब बात करें दोस्तों जो हेमचंद्र राय चौधरी हैं, हेमचंद्र राय चौधरी ने सातवाहनों के बारे में कहा कि ये ब्राह्मण वंशी हैं। क्या है दोस्तों? ब्राह्मण वंशी है। लिखो नंबर 2, हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सातवाहन ब्राह्मण वंशी हैं।
क्या है दोस्तों, ब्राह्मण वंशी है। तो सातवाहनों को ब्राह्मण वंशी किसने बताया, हेमचंद्र राय चौधरी ने। किसने दोस्तों, हेमचंद्र राय चौधरी ने। नेक्स्ट तीसरा मत देखिए दोस्तों, तो तीसरा मत है जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, उस ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है जो कृष्णा और गोदावरी नदी है इसके मध्य का जो भूभाग था उसे आंध्र प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आंध्र प्रदेश कहा जाता था। और यहाँ के जो निवासी थे वो अनार्य कहलाते थे। क्या कहलाते दोस्तों, अनार्य। अनार्य का मतलब होता है निम्न कुल के। क्या, निम्न कुल के। तो लिखो नंबर 3, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि कृष्णा व गोदावरी नदी के मध्य का भूभाग आंध्र प्रदेश कहलाता था, जहां के निवासी अनार्य थे। क्या थे दोस्तों, अनार्य थे। इसमें कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में जो सातवाहन वंश हैं इस सातवाहन वंश को अनार्य जाति का बताते हैं। इसके अनार्य जाति का, जबकि हेमचंद्र राय चौधरी इन्हें ब्राह्मण जाति का बताते हैं और पुराणों में इसे आंध्र जातीय कहा गया है। नेक्स्ट नंबर 4, जो चौथा मत है दोस्तों वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी, अर्थात जो सातवाहन वंश का शासक हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी, उस गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक से गुहालेख मिला है, उस गुहालेख में क्या, जो नासिक से प्राप्त एक लेख है उस लेख में यह लिखा हुआ है एक ब्रह्मांड। क्या लिखा हुआ है, एक ब्रह्मांड, जिसका अर्थ होता है दोस्तों अद्वितीय ब्राह्मण। क्या होता है, अद्वितीय ब्राह्मण। तो ये भी लिख लो नंबर 4, गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक लेख में एक ब्रह्मांड अंकित है, जिसका अर्थ है अद्वितीय ब्राह्मण। जिससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि जो सातवाहन है वो क्या थे, वो ब्राह्मण वंशी थे। क्या थे दोस्तों, ब्राह्मण वंशी थे। तो ये इनके जो उत्पत्ति है उनसे संबंधित सिद्धांत है, अर्थात ये किस वंश से संबंध रखते थे। अब बात करें इनके मूल निवास के बारे में। इनके मूल निवास के बारे में बात करें दोस्तों, तो मूल निवास के बारे में विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि जो सातवाहन है ये सातवाहन मूलतः श्रीकाकुलम के निवासी थे। कहां के दोस्तों, श्रीकाकुलम के निवासी थे। तो मूल निवास संबंधी मत। तो सबसे पहले ले विंसेंट स्मिथ के अनुसार सातवाहन श्रीकाकुलम के निवासी थे। कहां के दोस्तों, श्रीकाकुलम के निवासी थे। इसके बाद जो दूसरा मत है वो है श्री डी.आर. भंडारकर का, और उन्होंने कहा ये धनकटक इनका मूल निवास क्षेत्र था। क्या था दोस्तों, धनकटक इनका मूल निवास क्षेत्र था और इन्हें दक्षिणापति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दक्षिणापति कहा जाता था। तो लिखो नंबर 2, डी.आर. भंडारकर के अनुसार सातवाहन श्री धनकटक के निवासी थे, जिन्हें दक्षिणाधिपति कहा जाता था। क्या दोस्तों, दक्षिणाधिपति कहा जाता था। तो किसने कहा, ये डी.आर. भंडारकर ने कहा कि जो सातवाहन थे ये सातवाहन श्री धनकटक के निवासी थे और ये दक्षिणापथ के स्वामी भी कहलाते थे। क्या दोस्तों, दक्षिणापथ के स्वामी भी कहलाते थे। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं जो सातवाहन वंश है, सातवाहन के शासकों के बारे में। तो शासक, सातवाहन वंश के शासक। तो शासकों के बारे में बात करें दोस्तों, सबसे पहला जो शासक हुआ वो था दोस्तों सिमुक। कौन था दोस्तों, सिमुक। तो ये सातवाहन वंश का संस्थापक, सातवाहन वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, सिमुक था। सिमुक ने जो कर्णम वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, उसकी हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। दोस्तों बात करें जो सिमुक है, इस सिमुक ने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक दोस्तों, 23 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई कान्हा, कौन,
कान्हा, जिसे कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, उसने शासन किया। और उसके शासन करने का कारण क्या था दोस्तों? उसके शासन करने का कारण था कि जो सिमुक था, उस सिमुक का पुत्र था सातकर्णी। वो सातकर्णी क्या था? अल्पवयस्क था। उसकी अल्पवयस्कता के कारण जो सिमुक का भाई था कान्हा, उस कान्हा ने जो सातवाहन वंश है उसके शासक के रूप में बागडोर संभाली। तो देखो सिमुक के बाद सिमुक ने लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका भाई कान्हा, ब्रैकेट में लिख लो कृष्ण, कृष्ण शासक बना, क्योंकि उसका पुत्र सातकर्णी अल्पवयस्क था। क्या था दोस्तों? अल्पवयस्क था। कौन? सातकर्णी अल्पवयस्क था। और इस स्थिति को देखते हुए उसके भाई कान्हा ने, कृष्ण ने जो सातवाहन वंश है उस सातवाहन वंश की क्या संभाली? बागडोर संभाली। अब थोड़े दिनों बाद जब वयस्क हुआ, तो वयस्क होने के बाद सातकर्णी प्रथम ने क्या? सातकर्णी प्रथम ने जो साम्राज्य था सातवाहन वंश का, उसको अपने हाथों में ले लिया। अब डाली दोस्तों हेडिंग सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम दोस्तों ये किसका? सिमुक का पुत्र था। किसका पुत्र था दोस्तों? सिमुक का पुत्र था। और ये सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। क्या था? सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। अब इसके विवाहों की बारे में बात करें दोस्तों, इसने बहुत सारे विवाह किए, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए इसने अपने साम्राज्य में शांति और सहयोग के लिए अनेक जो राज्य थे उनके साथ वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किए। तो सातकर्णी प्रथम देखो, यह सिमुक का पुत्र था। किसका दोस्तों? सिमुक का पुत्र था। नंबर 2, यह सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। किसका दोस्तों? सातवाहन वंश का जो प्रतापी शासक, प्रथम प्रतापी शासक है, उसे हम सातकर्णी प्रथम के रूप में जानते हैं। जो सातकर्णी प्रथम था, इस सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, किसके लिए? अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जो तत्कालीन महाराष्ट्र का क्षेत्र था, उस महाराष्ट्र के क्षेत्र पर अंग्य कुल के महाराज, कौन? अंग्य कुल के महाराज त्राणकयिर का शासन था। किसका? त्राणकयिर का शासन था। कौन से कुल के थे? अंग्य कुल के। तो अंग्य कुल के शासक त्राणकयिर की जो पुत्री थी नागनिका, उस नागनिका के साथ सातकर्णी प्रथम ने विवाह कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जो दूसरे आक्रांता थे, उन दूसरे आक्रांताओं को भी अपने साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों किसके साथ शादी हुई? पहले शादी हुई अंग्य कुल के जो महाराज थे, कौन? त्राणकयिर की पुत्री नागनिका के साथ। किसका विवाह होता है? सातकर्णी प्रथम का। इसका उल्लेख हमें जो महाराष्ट्र पुणे स्थित नानाघाट अभिलेख है, उस नानाघाट अभिलेख से मिलता है। सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु तत्कालीन महाराष्ट्र क्षेत्र के अंग्य कुल के शासक त्राणकयिर की पुत्री नागनिका के साथ विवाह किया। किसके साथ दोस्तों? नागनिका के साथ विवाह किया, जिसका उल्लेख पुणे महाराष्ट्र से प्राप्त नानाघाट अभिलेख में देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों नानाघाट अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि जो सातकर्णी प्रथम है, इसने तत्कालीन जो महाराष्ट्र क्षेत्र के अंग्य कुल के शासक थे, कौन? त्राणकयिर की पुत्री के साथ इन्होंने विवाह किया। तो इसके लिए अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। अब बात करें दोस्तों जो नानाघाट अभिलेख है, इस नानाघाट अभिलेख में सर्वप्रथम सातवाहनों के समय भूमि दान की जो प्रथा है उसके प्रारंभ होने का उल्लेख किया गया है। नानाघाट अभिलेख में सर्वप्रथम भूमि दान का उल्लेख मिलता है। किसका दोस्तों? भूमि दान का। तो भूमि दान का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसकी व्यवस्था किसने की? सातवाहन वंश के शासकों द्वारा की गई। अब बात करें जो सातकर्णी प्रथम था, इस सातकर्णी प्रथम का जो कारीगरों का मुखिया था वशिष्ठी पुत्र, उस वशिष्ठी पुत्र ने सांची का जो स्तूप है, उस सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर एक लेख अंकित करवाया था, जिसे
पूर्वी मालवा पर उसके अधिकार का वर्णन किया गया है। सातकर्णी प्रथम के कारीगर वशिष्ठिपुत्र ने सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर एक लेख अंकित करवाया, जिसमें कहा गया है कि सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार मालवा तक कर दिया था। किसमें उल्लेख है दोस्तों? ये जो सांची का स्तूप का जो तोरण द्वार है उस पर एक लेख उत्कीर्ण करवाया, किसने? जो सातकर्णी प्रथम है इसके कारीगर वशिष्ठिपुत्र ने, जिसमें कहा कि जो मालवा है उस मालवा को जीतकर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? सातकर्णी प्रथम ने। दोस्तों एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे। अब जो सातकर्णी प्रथम है इसके बारे में आगे चर्चा करें। दोस्तों सातकर्णी प्रथम है, इस सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य के समय 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, और इन अश्वमेध यज्ञों के आयोजन के बाद इसने चांदी की मुद्राएं चलवाई, जिन पर अपनी रानी तथा घोड़े का चित्र अंकित करवाया। सातकर्णी प्रथम ने अपने काल में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया तथा यज्ञों की सफलता पर चांदी की मुद्राएं चलवाई, जिन पर अपनी रानी व अश्व के चित्र अंकित करवाए। किसके दोस्तों? अश्व के। तो 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी किसने करवाया था? सातकर्णी प्रथम ने करवाया था। अब बात करें जो सातकर्णी प्रथम है, इस सातकर्णी प्रथम ने जो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया, इनके बाद इसने दक्षिणापथ की उपाधि धारण की। तो देखो सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की। किसी दोस्तों? दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की। अब जो सातकर्णी प्रथम है, सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतमीपुत्र सातकर्णी तक, कहां तक दोस्तों? गौतमीपुत्र सातकर्णी तक सातवाहन वंश के लगभग 19 अन्य शासकों ने शासन किया। कितने? 19 अन्य शासकों ने शासन किया। तो देखो सातकर्णी प्रथम से गौतमीपुत्र सातकर्णी तक सातवाहन वंश के लगभग 19 शासकों ने शासन किया। अब बात करें दोस्तों जो सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश का जो 17वां शासक था होल, इस होल का भी एक महत्व है। क्या है? होल का भी एक महत्व है। दोस्तों ये एक विद्वान था। क्या था? प्रकांड विद्वान था, जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। सातवाहन वंश का 17वां शासक होल था, जो कि एक विद्वान था। इसने प्राकृत भाषा में, किसमें दोस्तों? प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। तो गाथा सप्तशती किसने लिखा? होल ने लिखा। और होल जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश का कौन सा शासक था? 17वां शासक था। कौन सा दोस्तों? 17वां शासक था। और जो होल है, इस होल के दरबार में कौन? होल के दरबार में प्रसिद्ध कवि और विद्वान गुणाढ्य भी रहते थे। कौन रहते थे? गुणाढ्य रहते थे। और गुणाढ्य ने जो अपनी कथा लिखी है, वह कथा, उसके लिए उन्हें जाना जाता है। होल के दरबार में
वृहत कथा के लेखक गुणाढ्य भी रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? गुणाढ्य भी रहते थे। तो ये भी नोट कर लो दोस्तों। अब एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी को। दोस्तों अब हम बात करेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। तो हेडिंग डालो गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बात करें तो ये सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। कौन से दोस्तों? 23वें शासक थे और ये सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो सातवाहन वंश था, इस सातवाहन वंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, उस खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः दिलाने का काम किया। किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। यह सातवाहन वंश का 23वां शासक था जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इसने सातवाहन वंश की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का कार्य किया। अर्थात जो सातवाहन वंश था, इस सातवाहन वंश की जो प्रतिष्ठा हो चुकी थी, उस प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का काम गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया। किसने किया दोस्तों? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है, इसके पिता के बारे में हम बात करें तो पिता के रूप में हमें शिवस्वाती तथा माता के रूप में गौतमी बलश्री के रूप में जो नाम है वो देखने को मिलते हैं। पिता है शिवस्वाती और माता के बारे में बात करें तो माता है दोस्तों वो है गौतमी बलश्री। कौन दोस्तों? गौतमी बलश्री। तो सातकर्णी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, उसके पिता शिवस्वाती तथा माता गौतमी बलश्री के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। अब दोस्तों जो इसके कालखंड के हमें 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने? 3 अभिलेख प्राप्त हैं। 2 अभिलेख हमें नासिक से मिले हैं और एक अभिलेख हमें कार्ली से मिला है, जिससे हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। तो कितने अभिलेख मिले हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के? 3 अभिलेख मिले हैं। कितने? 3। 2 नासिक से मिले हैं, ठीक है, तो नासिक लेख और नासिक गुहालेख। कार्ले का जो गुहालेख है वो, तो 2 नासिक से और एक कार्ले से हमें इनके जो अभिलेख हैं हमें देखने को मिले हैं, जिनसे हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। देखो गौतमीपुत्र सातकर्णी के हमें 3 अभिलेख देखने को मिलते हैं, जिनसे इसके साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या दोस्तों? जानकारी प्राप्त होती है। वो कौन कौन से है? 2 अभिलेख नासिक से तथा एक अभिलेख कार्ले से मिला है। कहां से मिला है? कार्ले, चेती गुफाएं हैं, वहां से एक अभिलेख मिला है जिसका गौतमीपुत्र सातकर्णी का, जिससे हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। ये 2 अभिलेख हैं। इन दोनों अभिलेखों के बारे में हम चर्चा करें। जो कार्ले का और नासिक का अभिलेख है, एक नासिक का और एक कार्ले का अभिलेख है, इसकी स्थापना जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इसने अपने राज्याभिषेक के 18वें वर्ष किया था। कब? 18वें वर्ष इनका लेखांकन किया था। जबकि जो नासिक से प्राप्त दूसरा लेख है, उस लेख की स्थापना इसने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक नासिक अभिलेख व कार्ले के अभिलेख की स्थापना अपने शासनकाल के 18वें वर्ष तथा नासिक से प्राप्त दूसरे लेख की स्थापना 24वें वर्ष की। कौन से वर्ष दोस्तों? 24वें वर्ष। तो 18वें वर्ष तो इसने एक नासिक और एक कार्ले का अभिलेख लिखा, जबकि 24वें वर्ष इसने एक लेख लिखवाया जो नासिक से हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इसने
3 लेखों का लेखांकन किया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी दोस्तों, इसके शासनकाल के बारे में हम बात करें तो 106 ईस्वी से लगभग 130 ईस्वी तक का शासनकाल है। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल के रूप में हमें देखने को मिलता है। कब से कब तक? 106 से 130 ईस्वी के मध्य का जो शासनकाल है वो किसका देखने को मिलता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में देखने को मिलता है। अब जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है दोस्तों, इस गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक उपाधि धारण की, उसे कहा गया है वाकाटक का स्वामी। क्या? वाकाटक का स्वामी। और इसने जो वाकाटक है उसको, वाकाटक जो शासक है उन शासकों को पराजित करने के बाद एक दक्षिण भारत में एक नगर की स्थापना की जिसका नाम है वेणाकटक, जो नासिक है, नासिक के पास स्थित है। और नासिक में उसने एक नगर की स्थापना की जिसे कहा जाता है वेणाकटक। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने स्वयं को वाकाटक का स्वामी कहा तथा नासिक के समीप वेणीकटक नामक नगर की भी स्थापना की। किसने दोस्तों? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। तो स्वयं को तो क्या कहा? वाकाटक का स्वामी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाकाटक का स्वामी किस सातवां शासक को कहा जाता है? तो वाकाटक का स्वामी किसको कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। या फिर वेणीकटक नामक नगर की स्थापना किसने की? तो वेणीकटक नामक नगर की स्थापना किसने की? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की है। अब जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है इसके बाद अनेक शासक हुए दोस्तों, और इसमें जो इनका उत्तराधिकारी था वो वशिष्ठपुत्र पुलवामी था। कौन था? वशिष्ठपुत्र पुलवामी, जिसने लगभग 130 ईस्वी से 159 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 130 से 159 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों जो पुलवामी है उस पुलवामी के बारे में उल्लेख हमें जो अमरावती स्तूप है उस अमरावती स्तूप से भी देखने को मिलता है। तो एकमात्र ऐसा सातवाहन शासक है जिसका उल्लेख अमरावती स्तूप में भी देखने को मिलता है। तो लिखो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का उत्तराधिकारी कौन बना दोस्तों? वशिष्ठपुत्र पुलवामी बना। शासनकाल देखते हैं दोस्तों। शासनकाल जो वशिष्ठपुत्र पुलवामी है इसका शासनकाल माना जाता है 130 ईस्वी से 159 ईस्वी के मध्य। ठीक है। और जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है इसका शासनकाल माना जाता है दोस्तों 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक। कब से कब तक दोस्तों? 106 से 130 ईस्वी तक किसका? गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल माना जाता है। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करें दोस्तों जो वशिष्ठपुत्र पुलवामी जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी था, उस गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी था। हमने बात की दोस्तों जो वशिष्ठपुत्र पुलवामी है इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसका उल्लेख हमें जो अमरावती स्तूप है उस अमरावती स्तूप से देखने को मिलता है, जो कि एकमात्र सातवाहन वंश का शासक है। तो नोट करिए दोस्तों, वशिष्ठपुत्र पुलवामी सातवाहन वंश का एकमात्र शासक है जिसका उल्लेख अमरावती स्तूप में देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों जो अमरावती स्तूप है इसमें देखने को मिलता है। जो वशिष्ठपुत्र पुलवामी है, इस वशिष्ठपुत्र पुलवामी का जो समकालीन शासकों के बारे में हम देखें तो जो सख्त शासक चष्टन और रुद्रदामन थे, ये वशिष्ठपुत्र पुलवामी के समकालीन माने जाते हैं। कौन? चष्टन और रुद्रदामन। दोस्तों बात करें जो वशिष्ठपुत्र पुलवामी है इसका शासनकाल मैंने आपको बताया कब से कब तक? लगभग 159 ईस्वी तक। 130 से 159 ईस्वी तक का शासनकाल किसका माना जाता है? वशिष्ठपुत्र पुलवामी का माना जाता है। दोस्तों इसके बाद जो सातवाहन शासक थे उनके शासकों में हम देखें तो उनमें हमें शिवश्री सातकर्णी देखने को मिलते हैं। तो शिवश्री सातकर्णी का जो शासनकाल है दोस्तों वो 159 से 166 ईस्वी के आसपास माना जाता है। दोस्तों जो शिवश्री सातकर्णी था इसके बारे में जो कानेरी अभिलेख है इसमें हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें कहा गया है जो शिवश्री सातकर्णी है, इस शिवश्री सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदामन की पुत्री के साथ क्या किया था? विवाह किया था। तो किसमें है? कानेरी अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि सातवाहन शासक शिवश्री सातकर्णी ने रुद्रदामन की पुत्री के साथ विवाह किया था। इसके बाद दोस्तों जो शिवश्री सातकर्णी है उसके बाद जो नेक्स्ट सातवाहन शासक है
वो था शिव स्कंद सातकर्णी। कौन दोस्तों? शिव स्कंद सातकर्णी। दोस्तों शिव स्कंद सातकर्णी है, इसके शासनकाल के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल 166 ईस्वी से लगभग 174 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसका जो शिव स्कंद सातकर्णी है उनका शासनकाल, इसके शासनकाल के बारे में दोस्तों बात करें यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी का शासनकाल हमें 174 ईस्वी से 203 ईस्वी के मध्य माना जाता है। और दोस्तों जो यज्ञश्री सातकर्णी है ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो दोस्तों इन सबको नोट करो। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी शक शासकों चष्टन व रुद्रदामन का समकालीन था। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का शासनकाल 130 ईस्वी से 130 ईस्वी से 159 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अब जो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी है इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आए दोस्तों वो थे शिवश्री सातकर्णी। जो शिवश्री सातकर्णी है दोस्तों इनका शासनकाल माना जाता है 159 ईस्वी से 166 ईस्वी तक। कब से कब तक? 159 से 166। जो शिवश्री सातकर्णी है इसके बारे में जो कार्नेगी अभिलेख है इसमें कहा गया है कि इसने शक शासक रुद्रदामन की पुत्री के साथ विवाह किया। शिवश्री सातकर्णी के बारे में कार्नेगी अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि इसने शक शासक रुद्रदामन की पुत्री के साथ विवाह किया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों जो शिवश्री सातकर्णी है इसके बाद हमें शिव स्कंद सातकर्णी के रूप में नेक्स्ट शासक देखने को मिलते हैं। कौन? शिव स्कंद सातकर्णी। और इनके शासनकाल के बारे में बात करें दोस्तों तो इनका शासनकाल माना जाता है 166 ईस्वी से 174 ईस्वी तक। कब से कब तक दोस्तों? 166 से 174 तक। शिव स्कंद सातकर्णी के बाद देखें दोस्तों तो नेक्स्ट शासक होता है यज्ञश्री सातकर्णी। और यज्ञश्री सातकर्णी है इनका शासनकाल 174 ईस्वी से 203 ईस्वी तक। कब से कब तक दोस्तों? 174 से 203 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। और ये सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे। कौन से दोस्तों? अंतिम शासक थे। तो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक के द्वारा की गई थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना दोस्तों सिमुक द्वारा की गई थी लगभग 27 ईसा पूर्व। और अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी हमें देखने को मिलता है। तो शासकों के बारे में दोस्तों हमने बात करी। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो सातवाहन युग था, इस सातवाहन युग की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो सातवाहन वंश है उस सातवाहन वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में। तो सातवाहन वंश की प्रशासनिक व्यवस्था। तो सातवाहन वंश की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों बात करें जो सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश के समय जो प्रशासन व्यवस्था है इस प्रशासन व्यवस्था को अनेक भागों में बांट रखा था। अर्थात प्रशासन करने की दृष्टि से क्या छोटे छोटे विभाजन कर रखे थे। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं केंद्र के बाद राज्य, राज्य के बाद जिले, जिले के बाद तहसील। इसी प्रकार से जो सातवाहन युग की प्रशासन व्यवस्था है उसमें भी ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। दोस्तों जो सातवाहन वंश था उस सातवाहन वंश में जो प्रशासन है उस प्रशासन को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रखा था। जो छोटे छोटे भागों में जिनको विभाजित किया उनको कहा जाता था आहार। क्या कहा जाता था दोस्तों? आहार कहा जाता था। अर्थात जो आहार थे उन आहारों के अधीन छोटे छोटे निगम या कई गांवों का एक समूह रखा जाता था। जैसे हमारा जिला है, हमारे जिले में बहुत सारी तहसीलें होती हैं, ऐसी व्यवस्था उस समय थी। तो जो आहार थे उन आहार के अधीन बहुत सारे निगम, छोटे छोटे निगम और कई गांव रखे जाते थे। जो आहार होता था दोस्तों उस आहार का प्रधान अमात्य कहलाता था। क्या? आहार का प्रधान अमात्य कहलाता था। तो देखो सातवाहन युग में प्रशासन को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रखा था जिन्हें
आहार कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? आहार कहा जाता। आहार के अधीन आहार के अधीन कई निगम व गांव होते थे तथा आहार की मुखिया को अमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अमात्य कहा जाता था। जो आहार होता था उस आहार के मुखिया को क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी वो केंद्र था, और केंद्र का जो शासक था वो कौन होता था? सम्राट होता था। कौन होता था? सम्राट होता था। अब दोस्तों जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है और उसके पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने एक नए पद का सृजन किया था इस कालखंड में। महासेनापति नामक एक नए उच्च अधिकारी के पद का सृजन किसने किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा उसके पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने। किसने? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने। तो देखो प्रशासन का केंद्र सम्राट होता था, परंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी व उसके पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने एक नए उच्च पदाधिकारी पद का सृजन किया, जिसे महासेनापति कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? महासेनापति कहा गया। इसके बाद हम देखें दोस्तों जो और अन्य पदाधिकारी जो इसमें काम कर रहे थे उनके बारे में। अन्य पदाधिकारियों में कौन कौन अन्य पदाधिकारी थे उनके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमें राजामात्य। एक राजामात्य नामक पद था जो कि राजा का क्या होता था? सेवा करने वाला आदमी होता था। राजामात्य राजा की सेवा करने वाला अर्थात हमेशा राजा के साथ रहे और राजा जो बोले उसको काम को करने वाला जो व्यक्ति था उसे कहा जाता था राजामात्य। एक पद है दोस्तों भंडागरिक दोस्तों इसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था। भंडागरिक क्या होता था? ये कोषाध्यक्ष होता था। भंडागरिक के अलावा हम देखें दोस्तों रज्जुक एक अधिकारी होता था जो कि राजस्व विभाग था, उस राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व विभाग का प्रधान। किसका दोस्तों? राजस्व विभाग का प्रधान। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कारमांतिक है दोस्तों वो जो भवन निर्माण होते थे उस भवन निर्माण विभाग का प्रधान होता था। कारमांतिक भवन निर्माण विभाग का प्रधान। किसका दोस्तों? भवन निर्माण विभाग का प्रधान होता था कौन? कारमांतिक के बाद देखिए दोस्तों ग्रामिक। जो गांव होता था उस गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। गांव का मुखिया तो गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। दोस्तों जो एक ग्रामिक है इस ग्रामिक का उल्लेख सातवाहन वंश के 70वें शासक होल ने अपनी पुस्तक गाथा सप्तशती में भी किया है। किसमें दोस्तों? गाथा सप्तशती में भी किया है। इसका उल्लेख सातवाहन वंश के 70वें शासक होल ने अपनी पुस्तक गाथा सप्तशती में किया है। किसका दोस्तों? ग्रामिका उल्लेख। तो ग्रामिका उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? होल की पुस्तक गाथा सप्तशती में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पद है दोस्तों वो है गृहपति। गृहपति का तात्पर्य दोस्तों जो इस समय जो किसान होते थे उन किसानों का जो मुखिया होता था उसे गृहपति कहा गया। गृहपति किसानों का मुखिया होता था उसे क्या कहा गया? गृहपति कहा गया। अब दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बची हुई बातें हैं सातवाहन वंश के बारे में उनको अपन नोट करने वाले हैं। अब कुछ अन्य ऐसे पहलू जो दोस्तों सातवाहन वंश से संबंधित है उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश का जो सबसे प्रमुख केंद्र देखिए हम जो महाराष्ट्र स्थित प्रतिष्ठान है जिसे हम प्राचीन साहित्य में पैठण के नाम से भी जानते हैं, वो पैठण इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। किसका? सातवाहन शासकों का प्रमुख स्थान कौन सा माना जाता है?
प्रतिष्ठान या पैठर्न, बिल्कुल सातवाहन काल का प्रमुख स्थान प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र। दोस्तों प्रतिष्ठान पैठर्न को माना जाता है। किसको माना जाता है? पैठर्न। अर्थात जो इनका प्रमुख केंद्र था इस समय व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से देखें या फिर अन्य जो इसकी कला और संस्कृति के आधार पर हम देखें तो प्रतिष्ठान यहाँ का इस समय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब बात करें दोस्तों जो सातवाहन युग था, इस सातवाहन युग में जो सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। किस पर? वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। और जो वर्ण व्यवस्था है वो आश्रम के आधार पर चलती थी। ठीक है, तो आश्रम मैंने बताया 4 आश्रम होते हैं, उन 4 आश्रमों के आधार पर चलती थी। और इस काल में जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। सातवाहन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था जो कि कर्म को महत्व देता था, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। कौन सा दोस्तों? सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। इसमें सातवाहन वंश के जो शासक थे इन्होंने ब्राह्मण धर्म को मुख्य धर्म बनाया और इसे राजकीय धर्म के रूप में भी घोषित किया। सातवाहन शासकों ने अपने राजकीय धर्म के रूप में ब्राह्मण या वैदिक धर्म को आश्रय दिया। किसको दोस्तों? ब्राह्मण या वैदिक धर्म को आश्रय किसने दिया? सातवाहन वंश के शासकों ने। अर्थात जिन्होंने जो राजकीय धर्म के रूप में जिस धर्म को स्वीकृति प्रदान की तो वो धर्म था ब्राह्मण या वैदिक धर्म। अब दोस्तों नासिक से हमें जो लेख अभिलेख प्राप्त हुए हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के। किसके दोस्तों? गौतमीपुत्र सातकर्णी के। उस गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने नासिक अभिलेख में स्वयं को क्या कहा है? अद्वितीय ब्राह्मण कहा है। क्या कहा? अद्वितीय ब्राह्मण। तो ये देखो नासिक से प्राप्त गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण कहा है। क्या कहा दोस्तों? अद्वितीय ब्राह्मण कहा है। तो इससे पता चलता है कि जो सातवाहन वंश के शासक थे, सातवाहन वंश के शासक ब्राह्मण धर्म को क्या देते थे? आश्रय देते थे। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट दोस्तों जो सातवाहन वंश के शासक थे उन सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए। किसने? सातवाहन वंश के शासकों ने। तो दोस्तों इतिहास में ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस वंश के शासकों द्वारा शीशे के सिक्के चलाए। तो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा शीशे के सिक्के चलाए। तो सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए। तो शीशे के सिक्के चलवाने का श्रेय किसे जाता है? सातवाहन वंश के शासकों को शीशे के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश की जो स्थापत्य कला है, इस स्थापत्य कला के जो हमें सर्वश्रेष्ठ नमूने देखने को मिलते हैं दोस्तों वो अमरावती स्तूप से देखने को मिलते हैं। तो सातवाहन युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहां से देखने को मिलता है? अमरावती स्तूप से देखने को मिलता है। तो ये भी नोट करो दोस्तों, सातवाहन युगीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अमरावती स्तूप से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जो अमरावती स्तूप है, मैंने आपको बताया जो अमरावती स्तूप है, इस अमरावती स्तूप पर केवल एकमात्र सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी का ही उल्लेख है और किसी का उल्लेख नहीं है इतने शासक हुए जिनमें से। तो अमरावती स्तूप इस काल का जो स्थापत्य कला है इसका सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। और अमरावती जो स्तूप है, इस अमरावती स्तूप की खोज 1727 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी द्वारा की गई थी दोस्तों। अमरावती स्तूप की खोज 1727 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी द्वारा की गई थी। इसके द्वारा दोस्तों कर्नल मैकेंजी द्वारा की गई थी। दोस्तों हमने पहले कर्ण वंश को पढ़ा और उसके बाद सातवाहन वंश के बारे में हमने अध्ययन किया। दोस्तों कल हमारी मौर्योत्तर काल की अंतिम क्लास रहने वाली है जिसमें हम शक शासकों के बारे में और कुषाण शासकों के बारे में
अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।